नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में बहुत बहुत स्वागत। जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसमें कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 वायु हमने आधा करवा दिया था और आगे का आधा भाग हम अभी करवाएंगे आपके साथ। तो हमने करवा दिया था वायुमंडल का संगठन। इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 99%। और उसके बाद वायुमंडल की संरचना ये 5 परतें होती हैं। उसके बाद 500 परतों का विस्तृत वर्णन, मौसम और जलवायु, तापमान। उसके बाद वायु दाब करवाएंगे आपको। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश, नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। वायु सदैव क्या करती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। आगे चलिए। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती हैं तो आप इसे महीन धूल व धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन के मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है।
पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम या पछुआ पवन कहते हैं। आगे पवन 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जो व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवन होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं, जो उच्च दाब वाली पट्टी में चलती हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है। ये है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। ये है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो भारत में पहले व्यापारिक पवनें चलती रहती है। जैसे ये भारत का नक्शा है, तो इस प्रकार पवनें चलती रहती हैं। इस प्रकार पवनें चलती रहती हैं। और जब वर्षा का मौसम आता है या ग्रीष्म ऋतु आती है, तो यहाँ उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और समुद्र की तरफ वायु ठंडी होने के कारण उच्च दाब होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु ऐसे बहने लगती है। यानी दक्षिण पश्चिम वायु उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। उसके बाद स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए शीतल और समुद्री समीर। दिन में क्या होता है, शीतल गर्म होता है और समुद्र ठंडा होता है, इसलिए समुद्र से शीतल की ओर चलती हैं और रात को शीतल ठंडा हो जाता है और पानी जल्दी से ठंडा नहीं होता है, इसलिए शीतल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? जो गर्म मौसम में चलती है उत्तर भारत में, वो लू कहलाती हैं। ये है वायुदाब पेटियां। ये है चक्रवात। इसको आप एक बार अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आर्द्रता। ठंडी वायु, गर्म वायु ऊपर चली जाती है, ठंडी वायु नीचे आती है। ठंडी वायु में आर्द्रता होती है। जब जल पृथ्वी विहीन जलाशयों से वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है,
तो वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल ही जल की बूंदों का ये एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी सारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पंख चिन्ह छोड़ते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल के संरक्षण में मदद करते हैं, तब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं। वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है तथा निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला होता है। धन्यवाद साथियों।